अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑन न्यूज़ में हफ्सा आरिश एक बार फिर आप लोगों के सामने हाज़िर है एजाज़ साहब के साथ। तो आज हम बग़ैर किसी लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन में जाने के बजाय हम डायरेक्ट एजाज़ साहब की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो कौन से मौज़ूआत लेके हमारे सामने आए हैं और आप लोगों को वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एजाज़ साहब प्लीज़ बताइएगा कि आज कौन से मौज़ूआत हैं। जी, पहला मौजू तो कश्मीर है। उसमें अमेरिका के एक सदारती उम्मीदवार हैं जो बाइडन, उन्होंने उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। उसके अलावा सिंथिया डिरिची का आज इस्लामाबाद में मुकदमा था, अदालत ने उनके उस हवाले से क्या कहा, उसके हवाले उस पर गुफ्तगू होगी। और फिर अपोजिशन के प्लान्स, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, और उसमें उन्होंने क्या मुशावरत की, क्या इंदिया दिया, इस हवाले से बात होगी। सवालात आप मुझे यकीन है कि आप तैयार करके लाई हैं, तो सवालात आपके पास हैं इन्हीं इश्यूज़ के हवाले से। तो आप नाज़रीन को बताइए कि क्या सवालात हैं, ताकि फिर जी उन पर बिल्कुल जवाब भी एजाज़ दिए जा साहब, मेरे सकें। पास सवालात हैं और पहला सवाल भी मेरा, जैसे आपने थोड़ा बहुत बता भी दिया है कि जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ऐसा क्या कह दिया है कि पूरी रियासत और मीडिया में जो है एक हलचल सी मच गई है। और आपको क्या लगता है कि इनके बयान के क्या असरात सामने आएंगे, या क्या जो भी आप बताएं हमें कि क्या असरात हैं। जी, एक तो जो बाइडेन की अहमियत ये है कि वो सदर बराक ओबामा के साथ नायब सदर रहे हैं, और बहुत अमेरिका में और दुनिया भर में एक बाअसर शख्सियत समझे जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपनी इंतखाबी कैंपेन के हवाले से जो पार्टी मैनिफेस्टो में या पार्टी कैंपेन में नोट लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर भारत को क्रिटिसाइज़ किया, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। उन्होंने ये लिखा है अपने नोट में कि भारत ने जो कश्मीर में कम्युनिकेशन का लॉकडाउन कर रखा है, जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है, उसको भारत को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत की जो सेक्युलर जो उनकी रवायात हैं, ये सलूक उनसे जो है वो मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने जो भारतीय हुकूमत का 5 अगस्त के बाद जो सिटीजनशिप एक्ट है, और फिर जो नए डोमिसाइल के कवानीन है, या मुसलमानों के लिए जो रजिस्ट्रेशन का कानून है अदर दैन कश्मीर, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। अब कश्मीर की अहमियत, इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, उस पर एक तो पेशरफ बड़ी ये हुई कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसमें आज कश्मीर का मसला बड़े ज़ोर शोर से उठाया। पाकिस्तान के वहाँ अम्बेसडर हैं हाशमी साहब, खलील हाशमी साहब, उन्होंने भारतीय नुमाइंदे की मौजूदगी में कश्मीर के हालात की पूरी मुकम्मल तस्वीर कशी की। और अगर उसको जो आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हुआ, और जिस तरह से वहाँ मौजूद लोग, जो हमारी इतलात हैं, वो जिस तरह से नोट दे रहे थे, या जिस तरह से वो उनकी गुफ्तगू पर में दिलचस्पी ले रहे थे, उसके तनाजुर में अगर आप देखें जो बाइडेन के बयान को, तो ये समझ में आती है कि दुनिया में एक तो अवेयरनेस पैदा हो रही है कश्मीर के हवाले से। लोग, जो बड़ी अहम शख्सियात हैं और बड़े लोग हैं, वो इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, भारत पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत मान नहीं रहा। जो बाइडेन का बयान जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि इस वक्त अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और जो बाइडेन जो है वो पब्लिक सर्वेज़ में, जितने सर्वेज़ आ रहे हैं पब्लिक में कि उसमें वो लीड कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब एक ऐसी शख्सियत जो दिख रहा है, या अब तक दिख रहा है कि वो अगला इलेक्शन जीत सकता है, वो अगर भारत के इस तरह के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाता है, तो उसके दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि अमेरिका में ये रियलाइजेशन बड़ी शिद्दत से पाई जाने लगी है, क्योंकि अरब दुनिया में भी ये रियलाइजेशन है। और अभी पिछले दिनों में जो OIC ने हंगामी इजलास किए, और भारत से जो मुतालबात किए, और जिस तरह भारत के स्टेटमेंट्स इशू किए, उसका रिफ्लेक्शन उनके उस नोट में है। वो ये जब ये कहते हैं कि कश्मीर में मजालिम को रोका जाए, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को रोका जाए, तो वो इशारा करते हैं उन किलिंग्स की तरफ जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कर रही है भारतीय फ़ौज नौजवानों की, जो होस्टेज कर लेती है, जो कार्डन ऑफ कर लेती है घरों को, औरतों को निकलने नहीं दिया जाता, दवाओं तक रसाई नहीं है लोगों की, कम्युनिकेशन तो दूर की बात है। फिर जो मुसलमानों की जो हालत ज़ार है इंडिया में, उसको वो रिफ़्लेक्ट करता है। लेकिन साथ साथ चूँकि अब इंतखाबी सूरत हाल है, तो उन्होंने उनकी कैलकुलेशन में अगर आप देखें तो मुस्लिम वोट जो है वो और हिंदू वोट ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, कभी मुसलमान वोट ज़्यादा हो जाता है, कभी हिंदू वोट ज़्यादा हो जाता है।
लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले गुज़िश्ता साल जुलाई में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में और उससे पहले अमरीकी सदर से मिलने, तो उसी अरसे असना में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ गए थे और उन्होंने एक बड़ा जलसा भी मुनक़िद किया था जिसमें वो अमरीकी सदर को लेकर आए थे। गो कि उस वक्त भी मोदी की ख्वाहिशात जिनको भारत में उनकी अपोजिशन पार्टी सरेंडर मोदी कहती है नरेंद्र मोदी के बजाय, अब उस वक्त भी वो इतने कामयाब नहीं हुए थे। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दिलवाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन वो उनका जो स्टेप है उसकी वजह से हिंदू अक्सरियती वोट उनकी तरफ जा सकता है। तो जो बाइडन ने मुस्लिम अक्सरियती वोट जो है मुस्लिम वोट जो है उसको अटैक करने की कोशिश की है। अब देखना ये कि ये कितना अटैक्ट होता है। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत इसीलिए चीख रहे हैं क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि जो कुछ भी भारत में वो कर रहे हैं वो पूरा रिपोर्ट हो रहा है दुनिया भर में, और जो दुनिया भर का मुस्लिम वोट है या जो मुसलमान है दुनिया भर का, उसके जज्बात इस वक्त एंटी भारत हुए हैं। और वो चाहता है कि भारत में कश्मीरियों की मदद करे, वो चाहता है कि भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इम्तियाज़ी क़वानीन बने उनका ख़ात्मा हो और भारत में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन जो बाइडन की जानिब से ये कहना भी बड़ी बात है कि भारत की इस वक्त जो नरेंद्र मोदी के इक़दामात हैं उनकी हुकूमत के, वो इन कंट्रास्ट हैं भारत की जो सेक्युलर रवायात है। क्योंकि हमने ये देखा था माजी में कि भारत में जब भी कोई बड़े से बड़ा वाक़या होता था, मसलन जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त भी भारत में एक बड़ी तादाद थी ऐसी आवाज़ों की जो स्ट्रॉन्ग आवाज़ें थी और उन्होंने बीजेपी को कंडेम भी किया था। लेकिन अब वो आवाज़ें या तो दबा दी गई हैं या वो खौफ का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में जब जो बाइडन ये कहते हैं तो भारत के हवाले से उसका बड़ा ही फार रीचिंग इम्पैक्ट है और दुनिया के कई और ममालिक में उनकी बात चूँकि बड़ी तवज्जो से सुनी जाती है तो और ममालिक में भी ये रियलाइजेशन पैदा होगी और वहाँ भी भारत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, सफारती मुश्किलात खड़ी हो सकती है। सही है। तो आज का जो दूसरा सवाल है वो सिंथिया डिरेसी का, जैसे आप बता भी चुके हैं कि उनके हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है और उनका जो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो किस सिमत आपको जाता दिखाई दे रहा है, तो आप इस बारे में कहें। देखिए, अभी पिछले दिनों एक पुलिस रिपोर्ट आई है इस हवाले से और पुलिस ने उनके इल्ज़ामात पर शुकोक व शुबहात का इजहार किया है। अब इस वक्त तो पुलिस रहमान मलिक की नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है रहमान मलिक एक बाअसर शख्सियत है तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पुलिस को इन्फ्लुएंस किया हो। लेकिन पिछली समाअत में जब ये पहली मरतबा समाअत हुई थी रहमान मलिक की दरख्वास्त पर भी और फिर बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो सिंथिया डिरेसी के बयानात थे उस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शकील अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर ने, उसके हवाले से जो अदालत की ऑब्जर्वेशंस थी और फिर अदालत ने एक बहुत वाज़ेह हुक्म दिया था कि सिंथिया डिरेसी अब इस मामले पर कोई ट्वीट नहीं करेंगी। लेकिन चूँकि वो अमेरिकन हैं और मुझे याद है अमेरिका में अमेरिकन जितने भी हैं वो पाकिस्तान के हवाले से वो ये समझते हैं कि ये शायद उनकी कॉलोनी है। मैं नाज़रीन को एक हैरत अंगेज़ वाक़या बताऊँ कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और अमेरिका के एक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया थे रिचर्ड आर्मिटेज, जो एक माजी के रेसलर भी रहे। एक दिन वो रिचर्ड आर्मिटेज साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर किसी को कोई इतला नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ऐवान सदर में प्रेसिडेंट साहब के स्टाफ को इतला दी कि मैं आ रहा हूँ और 2 घंटे बाद वो अफ़गानिस्तान से इधर आ गए। अब जब वो आ गए तो यहाँ लोगों को पता चला कि वो आ गए और वो इस बात पे बड़े गुस्से में थे कि जी मुझे यहाँ रोका क्यों गया। वो बहुत चीखते हुए पाए गए। तो अमेरिकन जो आम शहरी हैं या अमेरिकन ओहदेदार हैं उनकी पाकिस्तान के हवाले से ये अप्रोच हमेशा से रही है कि वो इसको अपनी कॉलोनी समझते हैं। तो इसी तरह सिंथिया डिरेसी जो हैं उन्होंने भी शायद अपनी कॉलोनी समझा इसको। जो अदालती अहकामात थे उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह से वायलेट किया। मुसलसल वो कभी एक अंदाज़ में ट्वीट करती हैं, कभी दूसरे अंदाज़ में ट्वीट करती हैं, कभी चंदा फंड कायम करती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, इल्ज़ामात लगाती हैं, फिर डराने धमकाने की कोशिश करती रहीं। तो आज अदालत ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने हो सकता है कि उनके पीछे कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी क़ुव्वतें हों जो इस सारे मामले को जो है ख़राब करना चाहती हों, सियासतदानों को बदनाम करना चाहती हों और ऐसा लगता भी है कि शायद कुछ लोग उनके साथ मौजूद हों। वो अब उनके पीछे से हटते दिखाई दे रहे हैं। वो अगर कोई सियासतदान है, अगर वो कोई सिविलियन शख्सियात हैं, अगर वो कोई बिजनेसमैन है जो हुकूमत से कोई बदला लेना चाहते हैं, जो भी है वो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सिंथिया डिरेसी ये जो केस है ये जल्द ही मंतकी अंजाम को पहुंचेगा क्योंकि उन्होंने बहुत हसास नौइयत के इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तानी सिर्फ सियासतदानों पर नहीं लगाए, इससे पाकिस्तान का पूरा जो सियासी सेटअप है
वो कंटेमिनेट हो रहा है। और चूँकि पूरा पॉलिटिकल सेटअप, पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंटेमिनेट हो रहा है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी भवें तनी, उनको भी परेशानी हुई। उन्होंने अपने साथियों से कहा भी कि ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर बिलावल भुट्टो तक और शहबाज शरीफ से लेकर मरियम औरंगज़ेब तक तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस मामले में कम से कम एक हम आवाज़ दिखाई देती हैं। फिर अदालत ने जिस तरह उनको सिंथिया डेरिची को रोका है और फिर अब तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है, तो उससे मुझे ये लगता है कि अगले दिनों में सिंथिया डेरिची का मुकदमा मज़ीद उनके हक़ में कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि जो उनके वकील हैं वो पिछले दिनों में भी जब उनको नोटिस जारी हुआ और FIR के इंदराज के अहकामात जारी हुए, वो नहीं चाहती थी कि उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो कि वो बहुत नारेबाजी करती नहीं कि वो मुकदमे के लिए तैयार हैं। लेकिन FIR के इंदराज के अहकामात के ख़िलाफ़ वो गई हैं हाई कोर्ट तक, और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में अभी उनकी दरख्वास्त ज़ेर समाअत नहीं आई, तो वहाँ उनके वकील वहाँ भी कमज़ोर साबित हुए। तो इसका मतलब ये लगता है कि अदालती निज़ाम में सिंथिया डेरिची एक तो इसको ज़्यादा देर तक खींच नहीं पाएंगी, और फिर अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रही। और उनके जो हैं ट्वीट्स हैं अदालती अहकामात के बावजूद, उसने एक जानिब अदालत को भी मजबूर किया तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर, जिस पर अब कल समाअत होगी, और दूसरी जानिब उसने लोगों को भी ये सोचने पर मजबूर किया है कि सिंथिया के पीछे सिर्फ इंतकामी कार्रवाई नहीं है, उसकी शिकायत जो है वो शायद रहमान मलिक से इंतकाम नहीं लेना चाहती, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको कंटेमिनेट कर दिया जाए। और इसीलिए अदालत ने भी उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन का फ़ैसला किया है, ताकि जो पाकिस्तान का अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंटेमिनेट हो गया तो लॉन्ग रन में पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। सही है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इमरान खान नहीं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के निशाने पे और कौन है? और साथ में ये कि भाई अपोजिशन अपने मकासद में कामयाब होगी या नहीं होगी? देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 दिन से लाहौर में हैं और उनकी कोशिश है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ के साथ उनकी गुज़िश्ता हफ्ते ये तय पाई थी कि रवां हफ्ते में बुलाई जाएगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी गो के इतवार को बुलाना चाहते थे। वो इस कॉन्फ्रेंस को हर सूरत में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करना चाहते हैं। इसके हवाले से उनकी मुशावरत भी जारी है। लेकिन उसमें बिलावल ने आज पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करते हुए ये इंदिया भी दे दिया है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कैंपेन को ज़रा मुस्तहकम किया जाए, उसको मैनूवर किया जाए, उस कैंपेन को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि जो जिस किस्म का पीपल्स पार्टी ये समझती है और अपोजिशन की दीगर जमातें भी ये समझती हैं कि स्पीकर ने बजट की मंजूरी के मौके पर जिस जानिबदारी का मुजाहरा किया, ये उनके ख़्याल में कि जानिबदारी का मुजाहरा किया है, उसके नतीजे में वो ये समझती हैं कि स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए। अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो जो ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे स्पीकर या चेयरमैन सेनेट हो, उसका बाद वक़्त ये मतलब ये नहीं होता है कि लाजमन उस शख्सियत को उस ओहदे से हटाना है। वो एक किस्म का एहतजाज होता है, वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कार्रवाई होती है उस शख्सियत को, ताकि उस शख्सियत के मुस्तकबिल को जो इक़दामात हैं उनको प्रीएम्प्ट किया जा सके। अब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से जो ये जमातें हैं इनको काफ़ी अरसे से शिकायत है। मसलन स्पीकर कौमी असम्बली ने एक मौके पर भी अपनी पार्टी के दबाव में कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटियाँ थीं उनके इजलास बैन कर दिए कि जी जो पार्लियामेंट का इजलास है उसके अलावा, नेशनल असम्बली के इजलास के अलावा ये इजलास नहीं हो सकते। वो एक जो है ना वो अगेंस्ट दी नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और अगेंस्ट दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एक फ़ैसला था। नेशनल असम्बली की जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला था। अपोजिशन ने उस वक्त भी एहतजाज किया। फिर अब जिस तरह उन्होंने माइक बंद किया, ये भी कोई एक ऐसा इक़दाम नहीं समझा जाता पार्लिमानी प्रैक्टिस में। तो अब अपोजिशन के निशाने पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशाने पर असद का असर है। इमरान खान को फ़िलहाल अपोजिशन मेरा नहीं ख्याल के टारगेट करेगी, क्योंकि अभी हाल ही में बजट मंजूर हो गया और अपोजिशन ने बहुत दावा किया था, बहुत कोशिश की, लेकिन जो आज़ाद तजियाकार है वो ये समझते हैं कि अपोजिशन ने सहूलतकार का किरदार अदा किया बजट की मंजूरी में। अगर आपको याद हो तो बजट से बहुत पहले, चंद रोज़ पहले, हमने ये गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बजट मंजूर हो जाएगा, और मैंने ये भी कहा था कि जो सिस्टम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हुकूमत में आती जाती रहती हैं उनका सिस्टम में स्टेक होता है। फिर वो चूँकि बजट का ताल्लुक आपके 1 साल के नेशनल एक्सपेंडिचर से है, उसमें आपके डिफेंस के अखराजात हैं, उन पर आपकी डेट रिटायरिंग है, उसमें आपकी सैलरीज़ हैं मुलाज़मीन की, उसमें आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं,
उससे उनको डिले नहीं किया जा सकता। उनको जो भी डिले करेगा वो नुकसान में जाएगा, पॉलिटिकल उसको उसका फॉल बैक का सामना करना होगा। इसलिए जो मेन अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कोशिशें करती हैं कि बजट पर उनका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए और वो गो थ्रू हो जाए। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगले 1-2 महीने तक मैं नहीं समझता हूँ कि अपोजिशन कोई नई कार्रवाई करेगी, लेकिन हुकूमत को मुसलसल दबाव में रखना है तो स्पीकर कौमी असम्बली को दबाव में रखना है, क्योंकि स्पीकर बड़ा इंस्ट्रूमेंटल होता है, उसका रोल बड़ा इंस्ट्रूमेंटल होता है। और आजकल जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो बदकिस्मती से, मैंने जो 30-35 साल रिपोर्टिंग की है पार्लियामान की, उसमें मैंने ये देखा है कि वो हुकूमती पार्टी के रुकन के तौर पर अपोजिशन से रब्ते कर रहे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। फहमीदा मिर्ज़ा थी, आजकल इस हुकूमत के साथ है, पीपल्स पार्टी की स्पीकर थी, लेकिन वो बड़े एहसन तरीके से किरदार अदा करती थी। उस वक्त भी बहुत मतलब स्पीकर का जो रख रखाव होता है वो करती थी। मलिक महराज खालिद को मैंने बतौर स्पीकर काम करते देखा नहीं है, लेकिन सुना है। मैंने डॉक्टर अशरफ अब्बासी कायम में काम स्पीकर के तौर पर उनको एक्ट करते देखा है। मैंने गौहर अयूब खान साहब को देखा है, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देखा है, फिर सरदार अयाज सादिक को देखा है। स्पीकर्स का अपना एक रख रखाव होता है। मौजूदा स्पीकर ने बदकिस्मती से उसको थोड़ा सा डैमेज किया है। उनको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ, लेकिन अपोजिशन उनको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है और ये भी चाहती है कि उनके ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज सामने आ जाए और उसके बाद उसके गिर्द मूवमेंट को बिल्ड किया जाए जो आगे चलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ टर्न ले। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन इसमें हो सकता है कामयाब ना हो, क्योंकि ये नंबर गेम है। इसमें एक पहलू और भी है, स्पीकर के ख़िलाफ़ जब भी अदम एतमाद की तारीख आएगी तो उसमें रूल्स में ये लिखा हुआ है कि वो खुफिया रायशुमारी होगी। खुफिया रायशुमारी में अब एक 2 चीज़ें अहम हैं। हमें याद है चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब खुफिया रायशुमारी हुई तो क्या हुआ कि अपोजिशन के अरकान बहुत सारे वो बिक गए, या अपोजिशन पार्टियाँ ख़ुद बिक गईं और चेयरमैन बच गए। ये भी हो सकता है कि चेयरमैन बच गए, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हल्के स्पीकर के पीछे खड़े हों। अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं, जैसा कि बाद सियासतदानों का दावा है, अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है इस वक्त, तो फिर स्पीकर ख़तरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, अभी इमरान खान से उनको शिकायत हैं, लेकिन बजट की मंजूरी के वक्त वो नहीं कर पाए थे क्योंकि पार्टी का दबाव, बैरूनी दबाव और फिर बजट की एक ज़िम्मेदारी, तो वो स्पीकर के ख़िलाफ़ वोट करने जा सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन के तमाम अरकान वोट करने, क्योंककि इस वक्त गवर्नमेंट को जो अरकान की तादाद है वो 174 है अख्तर मैंगल के निकलने के बाद, और अपोजिशन की तादाद जो है वो तकरीबन 160-162 है। अब इस सूरत हाल में अगर PTI के अरकान कुछ टूटते हैं, जैसे कि आमिर लियाकत साहब इस बजट में नहीं आए, वो नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी की वजूहात हैं, कुछ और लोग भी नहीं आए, तो अगर वो या और जो काफली की शिकायत हैं स्पीकर से भी हैं, जो शाहजहान बुगटी की शिकायत हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अपनी कुछ शिकायत हैं, अगर ये शिकायत दूर नहीं होती तो फिर और अपोजिशन उनको कायल करने में कामयाब हो जाती है, तो खुफिया रायशुमारी में हो सकता है कि PTI को नुकसान हो स्पीकर का। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अभी ये समझता हूँ कि हनूज़ दिल्ली दूर, अभी लंबा सफ़र है और कोई अनहोनी भी हो सकती है, स्पीकर जा भी सकते हैं और स्पीकर अपोजिशन एक बार फिर शिकस्त से 2-4 हो सकती है। ये भी अभी प्री मैच्योर है ये कहना कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, क्योंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसका इंदिया दिया ज़रूर दिया है, लेकिन बिलावल भुट्टो से जब आज ये पूछा गया है तो उन्होंने बहुत वादे तौर पर यह कहा है कि हम इस पर मुशावरत कर रहे हैं। और अपोजिशन ये ब्लफ उसी वक्त खेलेगी, ये जुआ उसी वक्त खेलेगी जब बिलावल भुट्टो को ये यकीन होगा कि मुस्लिम लीग नून पूरी तरह पीपल्स पार्टी के साथ है, और मुस्लिम लीग नून को यकीन होगा कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह हमारे साथ है और मादी की तरह ये एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करके धोखाधड़ी नहीं करेंगी। तो ये थी ताज़ा सूरत हाल जो आपने एजाज़ साहब की ज़बानी सुनी। आज हमने जल्दी कोशिश की है वाइंड अप करें, क्योंकि एजाज़ साहब इतनी टफ़ रूटीन के बावजूद हमारे व्यूअर्स को अपडेट देने के लिए रोज़ तैयार होते हैं कि हम आप लोगों को अपडेट करें। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, हमसे पूछिए, हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।